नमस्कार, जय हिंद। मैं संजय सर नॉलेज कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, MPPSC की अपकमिंग एग्ज़ाम है जो 19 जून को, उसी की तैयारी के सिलसिले में हम लोगों ने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट की है। उस रिवीजन सीरीज में अब हम बात करने वाले हैं पॉलिटी के एक टॉपिक भारत के राष्ट्रपति पर। वैसे तो राष्ट्रपति भारतीय गणतंत्र के प्रमुख के तौर पर एक ऐसा पद है जो भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत संघात्मक व्यवस्था और भारतीय लोकतंत्र के प्रतिनिधि के तौर पर राष्ट्रपति भवन में जाकर के अपने पद को संभालता है। भारत का राष्ट्रपति न केवल एक व्यक्ति के तौर पर एक पद को सुघोषित करता है, बल्कि भारत का राष्ट्रपति एक गणतंत्र के प्रतीक के तौर पर दुनिया में भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। भारत के राष्ट्रपति इस बात का प्रतिनिधित्व करता है कि हम भारत के समस्त लोग इस गणतंत्र में आस्था रखते हैं जिसका प्रतीक राष्ट्रपति है। प्रेसिडेंट का जो पोस्ट है वो भारत की संघात्मक व्यवस्था का एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। और राष्ट्रपति, वैसे तो संविधान में राष्ट्रपति के पास कुछ ज़्यादा अधिकार नहीं होते जिनका प्रयोग करके वो अपनी एक आदेशात्मक भूमिका का निर्वहन कर सके, ऐसा नहीं है। परंतु उसकी गरिमामयी पद को व्यवस्थित तौर पर रखते हुए भारतीय संविधान ने उसे ऐसी कई शक्तियां दी हैं जहां वो अपने विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी एक भूमिका निभा सकता है। मगर ऐसे बहुत कम पहलू होते हैं जहां राष्ट्रपति को अपनी सक्रिय भूमिका निभाने का मौका मिलता है। बट क्योंकि हम प्रीलिम्स में पढ़ रहे हैं, हम फैक्चुअल पढ़ रहे हैं, हम पॉलिटी की अंडरस्टैंडिंग वाले अभी उस लेवल तक नहीं जाना चाहते, वो हम मेंस में पढ़ेंगे, वो हम पूरे पॉलिटी की क्लासेस में डिस्कस करेंगे। Right now we are going to discuss, just revise the topic of President of India for the upcoming MPPSC prelims examination. So guys, please subscribe my channel, please comment and please like and share. आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक इस चैनल को पहुँचाइए। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप लोगों तक पहुँचाइए। चलिए टॉपिक शुरू करते हैं। भारत का राष्ट्रपति के जब हम पढ़ते हैं तो मैं यहाँ 2-3 स्टेटमेंट से शुरुआत करूँगा कि राष्ट्रपति के बारे में किसने क्या कहा है, क्योंकि हमारे यहाँ 2 तरह की कार्यपालिका है, एक वास्तविक है और एक नाम मात्र की है। तो राष्ट्रपति नाम मात्र की एग्जीक्यूटिव जो है ना, नॉमिनल नाम मात्र की, उसको रिप्रेजेंट करता है, जबकि जो रियल एग्जीक्यूटिव है, जो वास्तविक कार्यपालिका है, उसका प्रमुख प्रधानमंत्री के तौर पर प्रसिद्ध है। दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति के बारे में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के पिता, इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति हमारा राष्ट्राध्यक्ष है और प्रधानमंत्री शासनाध्यक्ष है। यानी राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, जबकि प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नेंस है। दरअसल होता क्या है, क्योंकि हमने एक ऐसी स्ट्रक्चर अपनाया है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, जिसमें राष्ट्र का मुखिया कोई और है और सरकार का मुखिया कोई और है। यानी प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख है और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख है। जबकि प्रेसिडेंट सिस्टम जो होता है, जैसे अमेरिका, वहाँ राष्ट्र प्रमुख भी राष्ट्रपति है और सरकार का मुखिया भी राष्ट्रपति होता है। यानी वहाँ 2 अलग अलग सिंबल नहीं होते। ठीक है, इस चीज़ का विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखें कि हमारे देश में हमने राष्ट्र प्रमुख के तौर पर राष्ट्रपति को चुना है। प्रधानमंत्री जो भी कुछ काम करता है ना, वो सारे कार्य राष्ट्रपति के नाम से ही होते हैं और राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए, सहायता देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है, जो हम इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अनुच्छेद 52, अब सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही है कि भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। तो जो आर्टिकल 52 है, यानी अनुच्छेद जो 52 है, उसमें राष्ट्रपति का पद बताया गया है। यानी भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह आर्टिकल 52 बोलता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि स्टेटमेंट पे भी प्रश्न बन सकते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 53 क्या बोलता है,
वो ये कहता है कि जो संघीय कार्यपालिका है, संघीय माने जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है, उस कार्यपालिका का मुखिया, संवैधानिक मुखिया कौन होगा? राष्ट्रपति होगा। और यही तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होगा। यानी हमारे यहाँ जो कमांडर इन चीफ है ना, आपने देखा होगा राष्ट्रपति की सुरक्षा में सेना के अधिकारी लगे होते हैं, है ना, वो इसीलिए लगे होते हैं क्योंकि कमांडर इन चीफ हमारे यहाँ राष्ट्रपति है। यानी तीनों सेनाओं का मुखिया राष्ट्रपति है। सेना अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो 53 ध्यान रखिएगा, 52 बोलता है कि प्रेसिडेंट का पोस्ट होगा, 53 बोलता है कि वो एग्जीक्यूटिव हेड होगा हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, राष्ट्र का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होंगे। अब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है? बहुत साधारण सी प्रक्रिया है। सबसे पहले यहाँ आर्टिकल 54 ये कहता है कि जो राष्ट्रपति का निर्वाचन है वो एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाएगा। यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट शुड बी बाय अ इलेक्टोरल कॉलेज। ओके, अब वो जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना, वो जो निर्वाचक मंडल है, उसमें कौन कौन शामिल होगा? अच्छा, ये कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, इलेक्टोरल कॉलेज जो है, वो कंसेप्ट हमने आयरलैंड से लिया है। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। तो निर्वाचन, राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचन मंडल में कौन कौन सदस्य शामिल होंगे? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर इसमें शामिल होंगे, निर्वाचित सदस्य। ठीक है, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित यानी इलेक्टेड मेंबर्स, दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। नए संविधान जो नए हमने व्यवस्थाएं की हैं उसमें जम्मू एंड कश्मीर को हमने यूटी का दर्जा दिया है, बट उसकी अपनी एक असेंबली भी है। अभी असेंबली बनी नहीं है क्योंकि अभी वहाँ इलेक्शन नहीं हो पाए, बट उसको अधिकार है कि उसके भी जो विधायक होंगे वो भी राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करेंगे। तो फिलहाल में दिल्ली, पौंडीचेरी और जम्मू कश्मीर, ये तीन राज्यों यूनियन टेरिटरी की विधायक गण भी राष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी निभाते हैं। तो फिर से बोल देता हूँ, राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा के इलेक्टेड मेंबर, राज्य की विधानसभाओं के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्टेड मेंबर, दिल्ली, पौंडीचेरी, यूनियन टेरिटरी और जम्मू कश्मीर के विधानसभाओं के इलेक्टेड मेंबर इसमें शामिल होंगे। ठीक, अब याद रखना कि कौन कौन निर्वाचन में सम्मिलित नहीं होते हैं। यानी कि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन शामिल नहीं होता है। तो संसद के जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, वैसे तो अब नॉमिनेशन राज्यसभा का रहा है 12 सदस्यों का, तो नॉमिनेटेड मेंबर नहीं होते हैं। राज्य की विधान परिषद के मेंबर नहीं होते हैं और विधानसभा में एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी के लोग होते हैं वो भी इसमें नहीं होते हैं, नॉमिनेटेड। ठीक, अब राष्ट्रपति के चुनाव में अगर आपको खड़े होना है ना, तो 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक आपको चाहिए ही चाहिए। यानी 50 आपको प्रपोज करें और 50 उस प्रपोजल का भी समर्थन कर दें। इस तरह से जो है 15,000 जमानत राशि होता है। अगर 1/6% वोट नहीं मिला तो जमानत राशि जब्त हो जाएगी। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखिएगा कि 84 संविधान 84 बच्चा क्या होता है बच्चा? 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू राष्ट्रपति के निर्वाचन में 2026 तक 1971 की जनगणना को आधार माना जाएगा। 2026 तक हमें 1971 की जनगणना के आधार पर चुनाव होंगे। ठीक, अब एक बात ध्यान रखने का कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो है ना, इलेक्शन में वोट वैल्यू निकाला जाता है। ठीक है, अब वोट वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्या प्रक्रिया है, उसको आप अभी छोड़ दीजिए। मगर यहाँ फैक्चुअल जो डेटा है जो प्रीलिम्स के लिए काम का है, मैं उसकी बात करूँगा कि सर्वाधिक मत मूल्य वाला वो राज्य उत्तर प्रदेश है, सबसे ज़्यादा वोट वैल्यू वाला। सबसे कम वाला सिक्किम है। क्योंकि वोट वैल्यू कैसे निकाला जाता है कि किसी राज्य के सारे विधायक, उनकी आबादी से उनका जो है भाग दिया जाता है, उस तरह से वोट वैल्यू निकलता है और फिर पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनके वोट वैल्यू को और विधायक के वोट वैल्यू को एक किया जाता है। ठीक है, तो मत मूल्य जो अभी राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है हमारे यहाँ जुलाई अगस्त में, आप उस प्रक्रिया को बहुत अच्छे से देखते जाइएगा। सबसे कम मत मूल्य सिक्किम का है। एक सांसद का वोट वैल्यू हमारे यहाँ 708 होता है, यानी एक सांसद लोकसभा राज्यसभा का उसका वोट वैल्यू 708 होता है। आर्टिकल 55 जो है
वो ये कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी मत प्रणाली का अपनाया जाता है। अनुच्छेद 56 ये कहता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कैसा होगा। सामान्यतः राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है, मगर 5 वर्षों के पहले भी राष्ट्रपति अपना पद त्याग सकता है। यदि वो पद त्यागता है तो किसे अपना त्यागपत्र सौंपेगा? तो याद रखना, ये भी एक प्रश्न बनता है कि राष्ट्रपति अपना पद त्याग करता है तो किसे सौंपता है? तो वो सौंपता है उपराष्ट्रपति को। ठीक है, उपराष्ट्रपति उसकी तुरंत सूचना लोकसभा स्पीकर को देता है कि माननीय राष्ट्रपति जी ने अपना पद त्याग दिया है, और फिर जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव होता है। अच्छा, इसके अलावा एक प्रक्रिया और है कि राष्ट्रपति को आप हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं, मगर हटाने के लिए एक प्रक्रिया का पालन करना पड़ता है। उस प्रक्रिया को कहा जाता है महाभियोग, इम्पीचमेंट। इफ यू वांट टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस, you have to use a procedure. It is called impeachment. अभी impeachment चर्चा में आया था कुछ महीनों पहले, जब डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे उन पर impeachment लगा था, बट भारत के किसी भी राष्ट्रपति पर कोई impeachment नहीं लगा है। बट अगर आपको उन्हें हटाना है तो आपको impeachment की प्रोसेस का पालन करना पड़ेगा। और impeachment की जो प्रक्रिया होती है बच्चा, उसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार से है कि आपको इम्पीचमेंट या तो आप लोकसभा में या राज्यसभा में, आप दोनों में से कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं आपको एक तरह से थोड़ा सा समझाना चाहूँ तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इम्पीचमेंट की प्रक्रिया क्या होती है? मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति को आपको पद से आपको हटाना है। ठीक है, अगर आप राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं अब मान लीजिए ये है हमारा लोकसभा और ये है हमारा राज्यसभा। ठीक है, इट इज़ लोकसभा, इट इज़ राज्यसभा। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट को आपको पद से हटाना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो प्रेसिडेंट को हटाने के लिए प्रक्रिया या तो लोकसभा में भी चालू की जा सकती है, राज्यसभा में भी प्रारंभ की जा सकती है। या तो आप लोकसभा में भी प्रक्रिया प्रारंभ कर सकते हैं या राज्यसभा में भी कर सकते हैं। आपको जो है 14 दिन पहले सूचना देना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि आपके खिलाफ हम महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करने वाले हैं। कितने दिन पहले? 14 डेज पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देना पड़ेगा। अब जो राष्ट्रपति है, अब वो लोकसभा स्पीकर को अगर आप देते हैं, मान लीजिए लोकसभा से आप प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, तो आपको 50 जो लोग हैं वो आपको लोकसभा स्पीकर को कहेंगे कि राष्ट्रपति को हमें महाभियोग की प्रक्रिया के तहत पद से हटाने की प्रक्रिया का प्रारंभ करना है। अच्छा, आपके पास एक सॉलिड रीजन होना चाहिए। संविधान में सिर्फ ये बोला गया है कि राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है अगर वो संवैधानिक कदाचार का पालन करे। मतलब वो संवैधानिक कदाचार मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंस अगर वो करता है तो ही आप उसे हटा सकते हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंस की कोई डेफिनेशन संविधान में नहीं दी है। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेंस किसको बोलेंगे बच्चा? किसको बोलेंगे? जब मान लो राष्ट्रपति कुछ ऐसे काम करे जिसकी उम्मीद ना तो संविधान उससे करता है ना हमारी व्यवस्था उससे करती है। मान लीजिए जैसे हमारा संविधान में कहा गया है कि किसी भी मंत्री को बनाने के लिए प्रधानमंत्री की सलाह पर ही राष्ट्रपति मंत्री पद पर नियुक्त करेगा। अब मान लो राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को अपनी मर्जी से ही मंत्री बना दे या किसी को अपनी मर्जी से हटा दे। ठीक है, इस तरह की प्रक्रिया का पालन अगर आप नहीं करते हैं तो संवैधानिक कदाचार की श्रेणी में आएगा। तो आप लोकसभा स्पीकर को बोलेंगे, लोकसभा स्पीकर इनिशिएट करेगा। अब जब वो इनिशिएट किया जाता है तो उस मुद्दे पर, जिस भी मुद्दे पर आपने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं, उन मुद्दों पर यहाँ डिबेट होती है, डिस्कशन होता है। 2/3 से अगर ये पास हो गया तो ये बिल जाता है नेक्स्ट सेशन में। वहाँ राष्ट्रपति को या तो खुद अपना पक्ष रखने का अधिकार है या अपने प्रतिनिधि को भेजने का अधिकार होता है। ठीक है, अपने प्रतिनिधि को भी आप भेज सकते हैं। ये सदन भी अगर इस बात से सहमत हो जाए कि हाँ भैया राष्ट्रपति ने गलत किया है और 2/3 मेजोरिटी से इस प्रस्ताव को पास कर दे तो राष्ट्रपति को पद त्यागना पड़ेगा। इस प्रक्रिया को कहते हैं महाभियोग की प्रक्रिया। ठीक है, अब चाहे
अब चाहे तो एक चीज़ का यहाँ पर विशेष तौर पर आप लोग ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति पर जब महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है ना, जब भी कभी महाभियोग की प्रक्रिया लगाई जाती है तो वैसे तो ये प्रक्रिया का आज तक भारत के संविधान में भारत ने कभी यूज़ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे किसी भी राष्ट्रपति को ज़रूरत ही नहीं पड़ा हमें इस तरह की चीज़ों को करने के लिए। बट अगर लगाया जाता है तो वो तब होगा जब कुछ ऐसी व्यवस्था बन चुकी है कि अब राष्ट्रपति को हटाना बहुत आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नॉर्मली हमारे गणतंत्र की विशेषता है कि हमारे प्रधानमंत्रियों ने और हमारे राष्ट्रपतियों ने कभी कोई ऐसी भूमिका का निर्वहन नहीं किया, ऐसा कोई कर्तव्य, ऐसा कोई कार्य नहीं किया जो देश के ऊपर एक दाग की तरह हो। इस चीज़ का हमें घमंड होना चाहिए। हम अपने राजनेताओं को कितना भी कोसें, पर यकीन मानिए कि हमारे देश के राजनेता दुनिया की सबसे मैच्योर लीडरशिप में से एक है। आप दूसरे देशों के संसद को देखिए, वहाँ लोग आपस में वायलेंस तक करने लग जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। आप दूसरे देशों के राष्ट्रपतियों को देखिए, आप देखो इमरान खान प्रधानमंत्री, पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री, अभी पब्लिक को इकट्ठा करके वायलेंस करता है अपनी राजधानी में। आप डोनाल्ड ट्रंप को देखिए कि अपनी संसद पे हमला करने के लिए लोगों को उकसाता है। इतनी मैच्योर कंट्रीज के लोग, मगर हमारे देश के प्रधानमंत्री सत्ता का परिवर्तन भी बहुत शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं। हमारे देश के राष्ट्रपति अपने पद और अपनी गरिमाओं का पालन बहुत समझदारी के साथ करते हैं। हमारे देश के राज्यों के मुख्यमंत्री, हमारे यहाँ सत्ता के लिए कभी झगड़ा नहीं हुआ। चुनाव में झगड़ा होता है, चुनाव में झगड़ा करना हमारा हक है, मगर चुनाव के बाद हमारे यहाँ सत्ता परिवर्तन भी शांतिपूर्ण तरीके से होता है। और इस देश की एक खासियत है कि ना तो राजनीतिक नेतृत्व, ना सेना, ना न्यायपालिका और ना मीडिया आपस में कभी झगड़ा नहीं करते। ये खास बात है इस चीज़ की। जबकि आप मैच्योर कंट्रीज में देखिए, कई जगह पर आपको इसके अपवाद दिखाई देंगे। तो हमारे डेमोक्रेसी पर, हमारी राजनीति पर, हमारी व्यवस्थाओं पर गर्व करना सीखिए। हम ये आरोप लगा देते कि राजनीति गलत है, हम ये आरोप लगा देते हैं कि व्यवस्था गलत है, सिस्टम गलत है। तो भाई सिस्टम का तो आप भी हिस्सा हो। क्या आप सिस्टम का हिस्सा नहीं हो? आपको तभी सिस्टम याद आता है जब आपके साथ कुछ बुरा होता है। जब आपके साथ अच्छा होता है तब आप सिस्टम को तो नहीं थैंक यू बोलते हैं। तो सिस्टम पे गाली देने की बजाय आप अपने अंदर के सिस्टम को सुधारिए, अपने इकोसिस्टम को सुधारिए। आप यकीन मानिए कि आप अच्छा लोकतंत्र बना पाएंगे। तो दोस्तों, आर्टिकल 57, अब आर्टिकल 57 क्या बोलता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। राष्ट्रपति का फिर से निर्वाचन हो सकता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है। अच्छा, ये जो जितनी बातें मैं आपको समझाता हूँ ना, इन बातों पर बहुत डिटेल स्टडीज़ हम लोग करते हैं। अब ऑफलाइन क्लास में होते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है हमें इस चीज़ों को समझाने के लिए। राइट नाउ हमारे पास टाइम थोड़ा सा कम है, ठीक। आर्टिकल 57, ये राष्ट्रपति पर पुनर्निर्वाचन का कोई प्रतिबंध नहीं है, यानी आप राष्ट्रपति को चाहें तो फिर से वो निर्वाचित हो सकता है। आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 ये है राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए क्या क्या योग्यता है, यानी एलिजिबिलिटीज़ क्या क्या है। तो सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। राष्ट्रपति जो है ना, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 वर्ष की आयु वो पूरी कर चुका हो। कितने साल की? 35 वर्ष की आयु एज पूरी हो गया हो। लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो, यानी उसके पास एलिजिबिलिटीज हो कि वो लोकसभा का मेंबर बन सके। केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधीन किसी भी लाभ के पद पर वो न हो, वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर नहीं होना चाहिए। अब बच्चा, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है, लाभ का पद क्या होता है? तो लाभ का पद वो पद होता है बच्चा कि जब कोई भी व्यक्ति सरकार के अधिकारी के तौर पर सरकार से वेतन भत्ता लेता रहता है और उसमें मंत्री या प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इनके पद नहीं आते, तो वो लाभ का पद होता है। इस पर एक अलग से हम क्लास आपके लेंगे। आर्टिकल 59 क्या बोलता है? ये राष्ट्रपति पद की शर्तें बताता है, ठीक है, क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन होनी चाहिए। अभी 5 लाख रुपए वेतन है, राष्ट्रपति पद की शर्तें, वेतन की बात कर रहे हैं, तो 5 लाख रुपए वेतन है। राष्ट्रपति को वेतन कहाँ से जाता है? संचित निधि से जाता है, ठीक है ना। संचित निधि यानी कि क्या बोलेंगे? कंसोलिडेटेड फंड, है ना, संचित निधि से इसका वेतन जाता है। संचित निधि से वेतन का मतलब ये हुआ कि उस निधि से, उस फंड से पैसा निकालने के लिए आपको वोटिंग वगैरह की आवश्यकता नहीं पड़ती पार्लियामेंट में। इससे इनकम टैक्स नहीं देना होता है, इनकम टैक्स फ्री वेतन होता है इसका। राष्ट्रपति बन जाओ रे राष्ट्रपति, इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। वैसे आप में से तो लोग इनकम टैक्स देते भी नहीं होंगे, अभी कम से कम इस लायक तो बनो कि इनकम टैक्स देने लग जाओ।
क्या कर रहे हो यार, तुम देश के नागरिक हो, सरकार से सिर्फ लेते रहोगे स्कॉलरशिप, कभी दोगे नहीं? तो देव भाई, सरकार आप में इन्वेस्ट ही इसीलिए करती ताकि आप उनको टैक्स दे सको, ठीक है? कोई अन्य लाभ के पद पर वो कार्य नहीं कर सकता। आर्टिकल 60 ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 60 ये कहता है कि राष्ट्रपति की शपथ ओथ। तो राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। राष्ट्रपति त्यागपत्र किसे देगा? उपराष्ट्रपति को। शपथ कौन दिलाएगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है तो कोई भी सीनियर जज राष्ट्रपति को शपथ दिला सकता है। आर्टिकल 61 क्या कहता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया। याद रखना, महाभियोग उधर दिया हुआ है मगर प्रक्रिया प्रोसेस उसकी 61 में दी गई है, ठीक है? और महाभियोग याद रखना एक सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, सेमी जुडिशियल प्रोसेस है, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है महाभियोग, ठीक है? और मैंने बताया था कि संविधान का अतिक्रमण, ठीक है? अब ये मैंने प्रक्रिया जो महाभियोग की है थोड़ा सा डिटेल में यहाँ समझा दिया है, ध्यान रखना। मैं फिर से एक बार पढ़ा देता हूँ आपको कि लोकसभा अच्छा, महाभियोग की प्रक्रिया का एक बात ध्यान रखना कि इसमें लोकसभा राज्यसभा के वो सभी लोग शामिल होते हैं जो राष्ट्रपति के चुनाव में भी शामिल नहीं होते, यानी इसमें नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्ट लेते हैं। और क्या प्रक्रिया देख लो, कहाँ प्रस्ताव रखा जा सकता है? तो किसी भी सदन में 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचना दो और संकल्प प्रस्ताव 1/4 सदस्यों की सहमति से पास होगा। संकल्प शुरुआत इनिशिएट, फिर सदन के 2/3 मेजोरिटी से बिल पास होगा, फिर दूसरा सदन इसकी जांच करेगा, स्पष्टीकरण कुल सदस्यों का 2/3 से पारित हो गया, महाभियोग कंप्लीट और राष्ट्रपति को पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा, ठीक है? अब एक चीज यहाँ ध्यान रखना, महाभियोग की प्रक्रिया में प्रस्ताव पारित होने के लिए दोनों सदनों में अलग अलग सदस्य संख्या, यानी हर सदन में 2/3 के प्रस्ताव से पास होना चाहिए, हर सदन में, लोकसभा में भी राज्यसभा में। और ये प्रस्ताव ना एक ही सत्र में पास होना चाहिए, यानी जैसे अगर विंटर सेशन चल रहा है तो विंटर सेशन में, बजट सेशन चल रहा है तो बजट में, या फिर अगर मॉनसून सेशन चल रहा है तो मॉनसून में, नहीं एक ही सत्र में पास होना चाहिए, ठीक है? आर्टिकल 62 क्या बोलता है? राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा होने से पहले राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए, यानी कि पुराना राष्ट्रपति अपना पद छोड़े उसके पहले राष्ट्रपति का चुनाव खत्म हो जाना चाहिए। और ये काम कौन करेगा चुनाव करवाने का? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? बोलो, अरे बोल भाई। हाँ, चुनाव आयोग, ठीक है? अच्छा, अगर मान लीजिए राष्ट्रपति आकस्मिक तौर पर अपने पद से हट जाता है तो त्यागपत्र दे दे, या उसकी मृत्यु हो जाए या उसे हटा दिया जाए, तो अगले 6 महीने तक, जब तक उसका नया राष्ट्रपति नहीं आ जाता, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद पर कार्य करता है, ठीक है? अब मैं आता हूं राष्ट्रपति की पावर्स पर। आर्टिकल 63 ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्रपति की पावर्स की बात करता है, हमारे यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करता है। वैसे तो राष्ट्रपति को ज़्यादा कोई अधिकार शक्तियाँ नहीं दी हैं, मगर लिखित में संविधान ने बहुत कुछ दिया है जिसका एंजॉय तो वैसे प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर करती है, बट पढ़ना तो राष्ट्रपति के नाम से ही पड़ेगा। तो सबसे पहले तो उसकी जो कुछ सामान्य शक्तियाँ हैं, मतलब ऐसी शक्तियाँ जो नॉर्मल हैं, ठीक है, सामान्य। जस्ट अ सेकेंड, चलिए, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां। अब जब मैं सामान्य शक्तियों की बात करूं तो सबसे पहले आती है उसकी एग्जीक्यूटिव पावर। क्या पावर आती है बच्चा? एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। अब सबसे पहले तो एग्जीक्यूटिव पावर का मतलब ये हुआ कि उसके पास क्या ऐसी पावर है जो वो यूज करता है अपॉइंटमेंट में। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर में आता है अपॉइंटमेंट पावर, और अपॉइंटमेंट पावर की जब मैं बात करूं तो वो अपॉइंट करता है सबसे पहले तो प्रधानमंत्री की, ठीक है, प्रधानमंत्री की सलाह से, दूसरे मंत्रियों की, फिर प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर, फिर वो जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठने वाले व्यक्ति होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सब की अपॉइंटमेंट करता है। जैसे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट करता है, सीएजी की अपॉइंटमेंट करता है,
इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करता है, आरबीआई गवर्नर की अपॉइंटमेंट करता है, फाइनेंस कमीशन के अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट करता है। इसके अलावा सेना के अध्यक्षों की अपॉइंटमेंट करता है। भारत से बाहर जो एम्बेसडर जाते हैं, हमारे राजदूत, उनकी अपॉइंटमेंट उसके द्वारा की जाती है। ठीक है, प्रोटेम स्पीकर उसकी भी अपॉइंटमेंट करता है। गवर्नर ऑफ द स्टेट्स उनकी भी अपॉइंटमेंट करना, याद रखना गवर्नर ऑफ द स्टेट्स की अपॉइंटमेंट भी वही करता है। फिर यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट भी वही करता है। ठीक है, इसके अलावा वो यूपीएससी वगैरह के अध्यक्षों की अपॉइंटमेंट करता है। मैंने बताया भाषा आयोग, एससी एसटी और जो पिछड़ा वर्ग आयोग है उनके अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट करता है। माइनॉरिटी अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट करता है। इलेक्शन कमीशन के अध्यक्ष की अपॉइंटमेंट करता है। अटॉर्नी जनरल, ठीक है, अटॉर्नी जनरल की भी अपॉइंटमेंट हमारा कौन करता है? राष्ट्रपति ही करता है। इसके अलावा राष्ट्रपति जो महोदय होते हैं हमारे, उनके पास और भी कई सारी शक्तियाँ होती हैं। खास तौर पे जो राष्ट्रपति के पास में कुछ लेजिस्लेचर पावर भी होती है, यानी कुछ विधायी प्रक्रिया, कुछ विधायी शक्तियाँ भी होती हैं। जैसे आर्टिकल 78 ये कहता है कि प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो संघ प्रशासन और संबंधित मंत्री परिषद के सभी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराए। यानी आप केंद्र सरकार के अंतर्गत जो भी निर्णय ले रहे हैं या जो आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो निर्णय ले रही है या भी कुछ नया कानून बनाने जा रहे हैं, तो ब्रीफिंग देता रहे, राष्ट्रपति को बताता रहे कि भैया ये हम ये लोग करने जा रहे हैं, क्या भैया हम ये बताने जा रहे हैं। तो मतलब जनरली एक कट सी मीटिंग होती है, बट ये एक ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राइम मिनिस्टर पे कि राष्ट्रपति को वक्त वक्त पे बताता रहे। चाय पानी भी हो जाता है, मेरी मुलाकात हो जाती है, काफ़ी लंबे समय से बातचीत नहीं हो पाती तो वो भी हो जाता है। और एक आपसी और संघ के मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो प्रधानमंत्री होता है ना, वो पुल होता है। मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में प्रधानमंत्री ही ब्रिज होगा। मंत्री डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास नहीं जा सकता, राष्ट्रपति डायरेक्ट मंत्री के पास नहीं आ सकता। आर्टिकल 79 वो बोलता है संसद का गठन होगा, वो खैर हम संसद वाले टॉपिक में अभी पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आर्टिकल 85 का विशेष तौर पे ध्यान रखिए, ये भी राष्ट्रपति से संबंधित है। आर्टिकल 85 क्या बोलता है कि संसद का सत्र बुलाना, अधिवेशन जो होता है ना, सत्र बुलाना और सत्र को समाप्त करना और लोकसभा को भंग करना, यह राष्ट्रपति के अधिकार क्षेत्र में आता है। मगर राष्ट्रपति अपनी मर्जी से लोकसभा भंग नहीं कर सकता, प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। ये अभी हम पार्लियामेंट वाले नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, संसद का सत्र स्थगित करना, स्थगित किए हुए सत्र को फिर से बुलाना या उसको अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर देना, ये लोकसभा स्पीकर करता है। यानी आपने सत्र बुलाया, आज सत्र में प्रॉब्लम आ रही है, आप उसको कल के लिए सस्पेंड कर दें, एडजर्न कर दें। तो एडजर्न करने का काम लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के सभापति के पास होता है, बट उसको फिनिश खत्म कर देना ये काम राष्ट्रपति महोदय द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति की एक और विशेष पावर है, वो है आर्टिकल 108। आर्टिकल 108, अब 108 दरअसल क्या है, ये संयुक्त बैठक की बात करता है। यानी राष्ट्रपति को जब ये लगता है कि लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर के आपसी सहमति नहीं बन पा रही है, कोई बिल को लेकर के आपस में झगड़ा चल रहा है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल विवाद है, या फिर कोई बिल है जिसको लेकर के 6 महीने से लंबा वक्त हो गया है मगर उस पर कोई बिल पास नहीं हो रहा है, तो उसको लेकर के मिनिस्ट्री काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह पर राष्ट्रपति जॉइंट सिटिंग का आदेश दे सकता है, संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, जॉइंट सिटिंग की चेयरमैनशिप जो होता है वो हमारे लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, एक चीज़ याद रखना कि जॉइंट सिटिंग जो होता है ना, ये क्वेश्चन बनेगा जॉइंट सिटिंग पर ना, जॉइंट सिटिंग जो होता है वो केवल साधारण विधेयकों के मामले में बुलाया जाता है। साधारण विधेयक क्या होते हैं ये भी हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो साधारण विधेयक पर ही बुलाया जाता है। धन विधेयक, मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जाती। कोई भी बिल यदि राज्यसभा में 6 महीने से अधिक समय से लटका है तो खुद ही निलंबित माना जाएगा। संयुक्त अधिवेशन में साधारण विधेयक संसद के दोनों सदनों में संयुक्त रूप से फिर उसकी वोटिंग होती है, फिर पास होते हैं और इसकी जो प्रोसेस है ना, वो नियम कानून कायदे लोकसभा के लागू होते हैं जॉइंट सिटिंग पर। ठीक, अब तक तीन बार
संयुक्त अधिवेशन जॉइंट सीटिंग बुलाई गई है। पहली बार 1961 में जब दहेज निरोध अधिनियम के लिए बुलाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय, 1978 में बैंकिंग सेवा मोरारजी देसाई के समय बुलाई गई थी, और 2002 में पोटा कानून जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय आतंकवाद निरोधक कानून बनाया था। इन तीनों, अच्छा एक बात और, ये तीनों अधिवेशन जब 1961 में बुलाया था तब भी, 78 में भी और 2002 में भी, इसमें अटल बिहारी वाजपेयी ने तीनों में भाग लिया। शुरुआत के 2 में एज अ मेंबर और तीसरे में वो प्रधानमंत्री थे। ये बात जरूर आप लोग ध्यान रखना कि तीनों बार जॉइंट सीटिंग बुलाई है और उसमें नेहरू जी हमारे वाजपेयी जी मौजूद थे। अब मैं आता हूँ राष्ट्रपति की एक और पावर पर, आर्टिकल 111 111 वो है राष्ट्रपति की वीटो शक्ति। वीटो शक्ति को हिंदी में कहते हैं निषेधाधिकार, वीटो पावर। राष्ट्रपति की वीटो पावर क्या होती है? वीटो पावर का मतलब होता है किसी चीज को रोकना, ठीक है ना। तो क्या है कि राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित विधेयकों पर अपनी अनुमति प्रदान करता है नॉर्मली, मगर वो चाहे तो उसको लेकर के कुछ रोक भी सकता है। जैसे वीटो शक्ति उसकी 3 तरह की। सबसे पहले पूर्ण वीटो। पूर्ण वीटो मतलब जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अनुमति न दे, मतलब आपने पार्लियामेंट ने बिल पास किया और बिल पास करके वो बिल आपने राष्ट्रपति के पास भेज दिया कि भाई साहब इसको पास कर दिए, राष्ट्रपति बोलते नहीं, ठीक है। दूसरा होता है निलंबनकारी वीटो। तो ये होगा तो फिर आता है निलंबनकारी, सस्पेंशन। इसमें क्या होता है कि आपने पार्लियामेंट ने बिल पास किया और बिल पास करके बकायदा एक लिफाफे में रख करके राष्ट्रपति की टेबल पर पहुंचा दिया। राष्ट्रपति महोदय कहें, उन्होंने खोला, उसको पढ़ा, बढ़िया चाय पीते पीते पढ़ा, उन्हें लगता है यार इस बिल को ना एक बार फिर से विचार करवाते हैं, तो वो उस बिल को फिर से विचार करने के लिए बोल देंगे, लिख देंगे कि मैं चाहता हूं कि आप इस बिल पर संसद फिर से विचार करें। अच्छा, अब संसद जो है ना वो फिर से विचार करेगी, लोकसभा भी और राज्यसभा भी, और राष्ट्रपति उसमें सजेस्ट भी कर सकते कि मैं चाहता हूं कि इन मुद्दों पर विचार हो, इसमें अमेंडमेंट हो जाए। मगर यदि पार्लियामेंट ने उसको फिर से पास करके वैसा का वैसा भेज दिया तो राष्ट्रपति महोदय को उसको पास करना ही पड़ेगा, ठीक है। मगर इस प्रक्रिया में ये होता है कि वो बिल एक नेशनल डिबेट का इशू बन जाता है। फिर बहस सिर्फ पार्लियामेंट में नहीं होती, बहस रात को 8 बजे 9 बजे के प्राइम टाइम और दूसरे शो में भी होती है। तो मतलब जो भी पॉपुलर शोज है वहाँ भी होती है, मीडिया का दबाव भी होता है, और वो मीडिया की चैनल राष्ट्रपति भी देखते हैं, प्रधानमंत्री भी देखते हैं, मंत्रिपरिषद भी देखती है, सिस्टम भी देखता है। तो कहीं ना कहीं एक मजबूत लोकतंत्र की खास बात है ये कि हमारा मीडिया भी मजबूत होता है। तो राष्ट्रपति जी उस माध्यम से सोच को बदल भी सकते हैं पार्लियामेंट की। तीसरा जो है वो है पॉकेट वीटो। पहले में तो वो मना ही कर दे, हम अधिकार वो नहीं दे रहे अनुमति, दूसरे में फिर से भेज सकते हैं। पॉकेट वीटो में ऐसा होता है कि आपने पार्लियामेंट में पास करके भेजा और वो उस लिफाफे को खोले ही ना, वो उस बिल पर मतलब पड़ा है भैया, रेड टेपिंग की तरह से पड़ा हुआ है, उनको मालूम है कि इसको खोलेंगे तो जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, संविधान ने एक चीज़ ये रखी है कि राष्ट्रपति के ऊपर बैरियर नहीं लगाया कि भाई साहब आपको 14 दिन में, 21 दिन में, 1 महीने में वापस रिप्लाई देना ही है। मतलब ये उस तरह से जैसे हमारे व्हाट्सएप में होता है ना कि कई सारे दोस्त होते हैं जो हमें लगता है कि यार ये हमें परेशान करेगा या ये हमसे कहीं चलने का बोलेगा, तो उसके व्हाट्सएप को हम खोलते ही नहीं है, देखते हैं खोलते ही नहीं है। बस ये वैसा हो गया कि भैया ये बिल है, इस पर हम कोई बात नहीं करते। और ये उस समय चर्चा में आया था जब राजीव गांधी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उस समय पर ज्ञानी जेल सिंह हमारे राष्ट्रपति थे। तो एक भारतीय डाक संशोधन विधेयक उन्होंने पास किया था, उस पर इसका प्रयोग किया था उन्होंने, ठीक है। अगला एक राष्ट्रपति का अधिकार है, वो है आर्टिकल 123, आर्टिकल 123। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये ऑर्डिनेंस का अधिकार है, ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने का अधिकार। दरअसल जब हमारे यहाँ ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी ना, तो उस समय पर गवर्नर जनरल्स को कानून बनाने के लिए हर बार ब्रिटिश पार्लियामेंट में रखना पड़ता था। अब उनको ऐसा लगा कि कुछ इमीडिएट कानून बनाने हैं और फिर वहाँ से वो बिल बना करके इंग्लैंड भेजेंगे, वहाँ की पार्लियामेंट में डिबेट होगी और वो बनेगा नहीं बनेगा, जब तक तो यहाँ सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, अपने गवर्नरों को अधिकार दिया था, वाइसराय को, कि आप इमीडिएट यूज़ करने के लिए आप वहाँ लॉ बना सकते हैं, मगर आपको जो आपने लॉ बनाया वो हमारे पास भेजना पड़ेगा। हमें लगा कि अच्छा रहेगा तो हम उसको कंटिन्यू करेंगे, वरना हम रिजेक्ट कर देंगे। यही प्रक्रिया भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महोदय के लिए रख ली गई। हमने क्या कहा, हमने ये किया कि हमने राष्ट्रपति को ऑर्डिनेंस का अधिकार दिया।
जब कभी यदि पार्लियामेंट नहीं चल रहा है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है और राष्ट्रपति को लगता है कि नया कानून बनाना जरूरी है। अच्छा, ये राष्ट्रपति के नाम से हो रहा है, पर ये सब कुछ करता कौन है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। उन्हें लगता है कि नया कानून बनाना जरूरी है, तो राष्ट्रपति एक अध्यादेश जारी कर देते हैं। उस ऑर्डिनेंस की, उस अध्यादेश की वही पावर होती है जो कि संसद द्वारा पास किए गए किसी बिल की यानी कानून की होती है। मगर वो ऑर्डिनेंस जब जारी किया जाएगा तो 6 महीने तक उसका वैलिडिटी होता है। 6 महीने के अंदर आपको उसे पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा, अदरवाइज वो बिल खत्म। अगला कुछ जुडिशियल पावर है, वैसे है आर्टिकल 72 राष्ट्रपति के पास, राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति। क्षमादान पैडॉन, राष्ट्रपति जी जो है ना वो क्षमा कर सकते हैं, ठीक है। फिर है आर्टिकल 143। आर्टिकल 143, अच्छा, क्षमादान में बहुत सारी चीजें होती हैं, आप एक बार पढ़िएगा। आर्टिकल 143 ये सुप्रीम कोर्ट से परामर्श प्राप्त करना। परामर्श माने जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि किसी कानूनी मुद्दे पर हमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह चाहिए, तो वो बाकायदा अपने पत्र द्वारा अटॉर्नी जनरल के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका रखवाता है, मतलब एक अपील करता है कि इस मुद्दे पर हमें आपकी परामर्श चाहिए। सुप्रीम कोर्ट जो है ना वो अपने एडवाइजरी पावर का प्रयोग कर सकता है, यानी राष्ट्रपति को वो सलाह देता है। अगर वो सलाह देगा तो उसके लिए 5 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठेगी और उनकी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, ठीक है, और ना ही सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। बट यदि मामला 1947 के पहले के किसी लॉ का है, यानी 1947 मतलब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, उससे पहले के किसी कानून का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है। या फिर कोई मामला देशी रियासतों से संबंधित है, मर्जर से रिलेटेड है, तो उस मामले में सुप्रीम कोर्ट सलाह देने के लिए बाध्य है, अदरवाइज वो बाध्य नहीं है। ना तो सुप्रीम कोर्ट बाध्य है, ना सुप्रीम कोर्ट की सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य है, ठीक। अब फाइनेंशियल पावर पे बात करें राष्ट्रपति की, तो सबसे पहले तो आर्टिकल 110 धन विधेयक। पार्लियामेंट में जो भी धन विधेयक रखे जाते हैं वो बिना राष्ट्रपति की परमिशन से नहीं रखे जा सकते, यानी जो मनी बिल होंगे ना वो राष्ट्रपति की सलाह पर ही रखा जाएगा। अनुच्छेद 109 धन विधेयक पारित कराने की प्रक्रिया। इसमें कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस बात का फैसला लोकसभा स्पीकर करता है। धन विधेयक पर कि राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक है। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होगा, राज्यसभा में 14 दिन तक इसे रोक सकती है। राष्ट्रपति हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य है। आर्टिकल 1103 धन विधेयक की परिभाषा है। 112 आर्टिकल 112 स्पेशल है। राष्ट्रपति की जिम्मेदारी है कि राष्ट्रपति हर साल वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको साधारण भाषा में हम बजट कहते हैं, वो प्रस्तुत करवाए। कहाँ पर? पार्लियामेंट में, ठीक है, लोकसभा में, ठीक। आर्टिकल 266 संसद की संचित निधि का उल्लेख है। इस निधि पर संसद का नियंत्रण होता है। इसके बिना, संसद की अनुमति के बिना इससे फंड नहीं निकाला जा सकता। संचित निधि यानी जितना भी पैसा सरकार के पास आता है ना, वो सब इस फंड में जमा होता है जो 266 में है। 267 में एक आकस्मिक यानी इमरजेंसी फंड होता है, आकस्मिक निधि 267, जिसका नियंत्रण राष्ट्रपति करता है। तो कौन सी निधि का नियंत्रण राष्ट्रपति करता है? आकस्मिक यानी कि इमरजेंसी फंड का, ठीक है। आर्टिकल 280 राष्ट्रपति के अधिकार की बात करता है। आर्टिकल 280 ये कहता है कि राष्ट्रपति जो है ना एक फाइनेंस कमीशन का गठन करेगा, जो कि एक सेमी जुडिशियल कमीशन है। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग का काम क्या होता है? इसमें गठन होगा, एक अध्यक्ष और 4 सदस्य होंगे। इसका काम क्या होता है? राष्ट्रपति नियुक्ति करेगा, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में फाइनेंशियल रिलेशन की समीक्षा करता है, यानी वित्तीय संबंधों की समीक्षा करेगा। केंद्र सरकार को सुझाएगा कि आपके पास जो रेवेन्यू आ रहा है उसका कितना % आपको राज्यों को देना चाहिए और कितना अपने पास रखना चाहिए, ठीक है। ये 5 साल के लिए नियुक्त होता है, ठीक। अब मैं बात करता हूँ राष्ट्रपति की कुछ आपातकालीन शक्तियों की। आपातकालीन शक्तियाँ, राष्ट्रपति महोदय की
चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां, यानी जो इमरजेंसी पावर है हमारे प्रेसिडेंट के पास कुछ इमरजेंसी पावर है। इसको थोड़ा डिटेल में समझिएगा, ये इमरजेंसी पावर ऐसे स्पेशल टॉपिक है बट इसको हम इसमें रिवीजन में कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पास ये पावर, सबसे पहले तो आपातकाल क्या होता है कि सामान्य परिस्थितियों में असामान्य परिस्थितियां आ जाएं, यानी बढ़िया तरीके से काम चल रहा है और एकदम से असामान्य परिस्थिति हो जाए, माने युद्ध चल जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए, देश में इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो जाए या फिर हमारा सिस्टम है वो क्रैश हो जाए। इस व्यवस्था से निकलने के लिए हम कुछ ऐसे प्रोविजंस करते हैं ताकि सिस्टम फिर से रिस्टेब्लिश हो जाए, उससे बोलते हैं आपातकाल, इमरजेंसी प्रोविज़न। हमने ये वाइमर जर्मनी से लिया हुआ है अपने संविधान ये शक्तियाँ, और जर्मनी के संविधान से हमने थोड़ा सीखा है। और भारतीय संविधान में के भाग 18 में ये भी ध्यान रखना कि भारतीय संविधान के कौन से भाग में है आपातकाल का प्रावधान, 18 में आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 तक इसमें इमरजेंसी का यूज़ है। और 3 तरह की आपातकाल की बात है हमारे यहाँ। सबसे पहले आर्टिकल 352 जो कि नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, ये बात करता है राष्ट्रीय आपातकाल की। किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपातकाल की 352 नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी क्या होती है? एक ऐसी इमरजेंसी है जब हमारे देश पर कोई युद्ध हम करें या हमारे देश पर कोई बाहरी आक्रमण हो जाए या फिर कोई इंटरनल डिस्टर्बेंस हो जाए, ठीक है, युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण हो जाए या आंतरिक तौर पर इंटरनली हमारे यहाँ अशांति आ जाए, इन 3 परिस्थितियों में हम राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हमारे माननीय राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। 1978 का 44वां संविधान संशोधन जो है ना, उसके द्वारा इसमें कुछ शब्द चेंज किए गए। दरअसल यहाँ पहले आंतरिक अशांति शब्द था, उसकी जगह अब कर दिया गया है सशस्त्र विद्रोह, आर्म्ड रेबेलियन बच्चा। तो पहले था आंतरिक अशांति। अच्छा, 1975 में मिसेस इंदिरा गांधी ने जो इमरजेंसी लगाई थी ना, वो इस आंतरिक अशांति के आधार पर लगाई थी, मगर आंतरिक अशांति की कोई परिभाषा नहीं है। इसीलिए हमने क्या किया, जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने कहा भाई सशस्त्र विद्रोह करो, आर्म्ड रेबेलियन। अगर हथियारों के साथ विद्रोह होगा तो ही आंतरिक अशांति कहलाएगी, वरना ऐसे तो लाखों की भीड़ इकट्ठा हो रही, ऐसे तो किसानों का इतना बड़ा आंदोलन हुआ, वो भी आंतरिक अशांति के आधार पर आपातकाल लगा सकते थे क्या? ऐसा नहीं। तो इसीलिए हमने सशस्त्र विद्रोह शब्द कर दिया। तो अब होगा आक्रमण, युद्ध, बाहरी आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह पर इमरजेंसी लगेगी, वो भी नेशनल। अभी तक हमारे देश में कितनी बार नेशनल इमरजेंसी लगी है? 3 बार। हमारे देश में अभी तक 3 बार नेशनल इमरजेंसी की घोषणा हुई है, क्योंकि जब देश आज़ाद हुआ था तो आज़ाद होते ही हमने पास दुश्मन भी बहुत पाल लिए, और सबसे बड़ा दुश्मन था हमारा एक देश, वो है पाकिस्तान। तो 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो ये बाहरी आक्रमण के आधार पर लग गया था आपातकाल। अब आपको पता करना है कि उस समय बताओ भारत का राष्ट्रपति कौन था। वीडियो को स्टॉप करो, सर्च करो, 1962 में भारत का राष्ट्रपति कौन था जिसने सबसे पहले देश में आपातकाल लगाया। 1971 में दूसरी बार आपातकाल लगा पाकिस्तान के साथ युद्ध होने पर। अच्छा, अब आप बोलोगे कि सर 1965 में भी तो युद्ध हुआ था पाकिस्तान से, मगर भैया 62 का जो आपातकाल था ना वही कंटिन्यू चल रहा था, ठीक है, इसलिए हमने वो नहीं लगाया। तो 71 में दूसरा लगा पाकिस्तान के साथ युद्ध होने पर, और 25 जून 1975 को तीसरी बार लगा आंतरिक अशांति होने पर। 3 तरह की नेशनल इमरजेंसी हमारे यहाँ लगाई गई है। जब नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो 6 महीने तक लागू होती है। 6 महीने के अंदर आपको पार्लियामेंट से इसको पास कराना होगा, फिर आप इसको अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा सकते हैं। मगर नेशनल इमरजेंसी लगाने के लिए ये शब्द भी एक जोड़ा है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, 44वें संविधान संशोधन से, कि अब आपातकाल लगाने से पहले आपको कैबिनेट की लिखित सिफारिश राष्ट्रपति को देनी पड़ेगी। यानी मंत्रिमंडल शब्द का पहली बार उल्लेख जो है ना वो आर्टिकल 352 में है। उसमें साफ साफ लिखा है कि आप राष्ट्रपति महोदय तभी आपातकाल लगाएंगे जब लिखित सिफारिश दी हो। किसने? हमारे कैबिनेट ने। क्योंकि पहले क्या हुआ कि जब 1975 में इमरजेंसी लगाई ना तो इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल की घोषणा करवा दी राष्ट्रपति के द्वारा, मगर कैबिनेट के सदस्यों को भी नहीं पता, मंत्रियों को भी नहीं पता कि लो आपातकाल लग गया, उन्हें भी सिस्टम के ने जानकारी नहीं दी। इसीलिए हमने कहा कैबिनेट के द्वारा। तो पूरे संविधान में कैबिनेट शब्द सिर्फ यहीं पर है 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 352 में। राष्ट्रीय आपातकाल को हटाने के लिए लोकसभा का 1/3 सदस्यों की मांग पर साधारण बहुमत के द्वारा हटा सकते हैं। यानी लोकसभा में बिल आएगा 1/10 सदस्य
डिमांड करेंगे और जनरल वोटिंग के द्वारा साधारण बहुमत से हटाया जाएगा। आर्टिकल 20 और 21 आपातकाल के दौरान भी निरस्त नहीं होते हैं। अब बताओ आर्टिकल 20 क्या है और आर्टिकल 21 क्या है? बताओ 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 बताओ। 20 और 21 आपातकाल के समय भी सस्पेंड नहीं होते हैं। हाँ, आर्टिकल 19 सस्पेंड हो सकता है मगर वो राष्ट्रपति चाहे तो। ठीक, अब आर्टिकल 356 पर आओ। स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल। तो क्या होता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र फेल हो जाए, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम से जो राज्य की सरकारें चल रही हैं वो न चले, तब जाकर के गवर्नर एक लिखित सिफारिश करता है राष्ट्रपति को कि भाई साहब, राज्य में सरकार अच्छे से काम नहीं कर रही है, पुलिस तंत्र फेल हो गया है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ गई है, आप अपना बोरा बिस्तर यहाँ पर डाल दो, मतलब अपना आपातकाल, मतलब आप कंट्रोल अपने हाथ में ले लो। तब जाकर राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति महोदय क्या करते हैं? राष्ट्रपति शासन लगाते हैं राज्यपाल की सिफारिश पर। ठीक है। अच्छा, राष्ट्रपति ऐसा खुद भी कर सकते हैं मगर जब उन्हें मीडिया रिपोर्ट्स या इनके माध्यम से दिखता है तब। ठीक है। राष्ट्रपति शासन संसद द्वारा अनुमोदन साधारण बहुमत से 2 महीने के अंदर हो जाना चाहिए। मतलब मान लो हमने उस राज्य पे लगाया राष्ट्रपति शासन, तो 2 महीने के अंदर संसद से वो पास होना चाहिए। राष्ट्रपति शासन 2 महीने के लिए लगता है। फिर 1 वर्ष से ज़्यादा के लिए 2 शर्तें आवश्यक हैं, यानी 1 साल से ज़्यादा तक कर अपने राष्ट्रपति शासन रखना है तो देश में या तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा हो तो आप उसको बढ़ा सकते हो, या फिर चुनाव आयोग ये कह दे कि हम वहाँ पर चुनाव नहीं करा सकते तो ही। ठीक है। आर्टिकल 356 की मैक्सिमम लिमिट जो होती है ना, वो 3 साल तक होती है। ठीक है। 3 साल से अधिक समय के लिए राज्य की आपातकाल जारी रखने के लिए हर साल आपको संविधान संशोधन करके उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। आर्टिकल 356 का 5 वर्ष के लिए प्रयोग हुआ है पंजाब में, सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तक। पंजाब में 5 साल तक राष्ट्रपति शासन लगा रहा। सबसे कम अवधि के लिए हमने कर्नाटक में लगाया था 7 दिन के लिए। सबसे कम अवधि के लिए राज्यपाल का शासन, राष्ट्रपति शासन लगा था स्टेट में कर्नाटक 7 दिनों के लिए। सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन का इस्तेमाल हुआ है मणिपुर में 10 बार। सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में 10 बार। और सबसे कभी भी राष्ट्रपति शासन जहाँ नहीं लगा वो 2 राज्य हैं, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। अब आप ये बताइए कि सबसे पहले आज़ादी के बाद संविधान लागू होते ही सबसे पहले राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा था, ये आप बताइए। मैंने ये तो बता दिया कि सबसे ज़्यादा बार मणिपुर में हुआ, सबसे लंबे टाइम तक पंजाब में, सबसे कम अवधि के लिए 7 दिन के लिए लगा था कर्नाटक में 1990 से 10 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक। और सबसे कभी भी जहाँ राष्ट्रपति शासन लगा ही नहीं वो स्टेट है तेलंगाना और छत्तीसगढ़। मगर सबसे पहले कहाँ लगा ये आप बताइए। ठीक है। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 356 का प्रयोग किए जाने का विशेष प्रावधान है। यहाँ पहले 6 महीने तक राज्यपाल शासन लगता है, उसके बाद में यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगता है, पर ये अब खत्म हो गया। ठीक है। अब आते हैं हम आर्टिकल 360 पर। आर्टिकल 360 क्या की बात करता है? फाइनेंशियल इमरजेंसी की, वित्तीय आपातकाल की। ये अमेरिका के संविधान से लिया है और भारत में एक बार भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जरा भारत के राष्ट्रपति कौन कौन रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद सबसे पहले थे, जो 50 से लेकर के 62 तक रहे। पहले राष्ट्रपति, 2 बार राष्ट्रपति बने और 1 पात्र मनोनीत, नॉमिनेटेड, और 1 बार निर्वाचित। सर्वपल्ली राधाकृष्णन 62 से 67 ये तीसरे राष्ट्रपति और व्यक्तिगत तौर पर दूसरे होंगे। जाकिर हुसैन 67 से 69। अब आप देखिए, पहली बार इमरजेंसी लगाई होगी तो राजेंद्र प्रसाद साहब के समय, ठीक है ना। दूसरी बार इमरजेंसी लगाई हमने कब? 71 में। तो 71 में कौन थे? वीवी गिरी साहब, याद रखना। अच्छा, राष्ट्रपति में जाकिर हुसैन हमारे पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते हुई थी। इनकी जाकिर हुसैन साहब तीसरे राष्ट्रपति, जिनकी मृत्यु पहले मुस्लिम राष्ट्रपति और ये पद के तौर पर चौथे थे, व्यक्ति के तौर पर तीसरे हैं, इनकी मृत्यु पद पर रहते हुई। वीवी गिरी साहब आए 69 से 74 में। पहले उपराष्ट्रपति जो कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, कौन? वीवी गिरी, पहले उपराष्ट्रपति जो एग्जीक्यूटिव मतलब वो रहे, हमारे एडॉक प्रेसिडेंट रहे। मगर वीवी गिरी ने 1969 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सेकंड मतगणना के आधार पर निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति वीवी गिरी, सेकंड मतगणना। और कार्यवाहक राष्ट्रपति 6 महीने तक अपने पद पर रह सकता है, तो ये उससे भी त्यागपत्र दे दिए थे। फिर थे फखरुद्दीन अली अहमद, 1974 से 77 तक रहे हैं, भारत के दूसरे मुस्लिम राष्ट्रपति। ठीक है।
पहले कौन थे, देखो जल्दी से, पहले कौन है, जाकिर हुसैन, और दूसरे कौन है, फखरुद्दीन अली अहमद, दूसरे राष्ट्रपति मुस्लिम, और इनका भी निधन पद पर रहते हुए ये दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति यहाँ पर भी बना। नीलम संजीव रेड्डी दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, ये पहले तो वीवी गिरी थे, दूसरे नीलम संजीव रेड्डी, और राष्ट्रपति जब हिदायतुल्लाह बने इनके समय पर। नीलम संजीव रेड्डी जब राष्ट्रपति बने तो एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने, ठीक है। इसके बाद में ज्ञानी जेल सिंह आए 82 से 87 तक, इनके समय पर इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी। फिर रामास्वामी वेंकटरमन 87 से 1992, शंकर दयाल शर्मा ये मध्य प्रदेश से थे 92 से 97, KR नारायण 97 से 2002, और फिर भारत के पहले दलित राष्ट्रपति बने कौन, हमारे अभी फिलहाल में जो हैं रामनाथ कोविंद। अच्छा, वीवी एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 7, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल देश की पहली महिला राष्ट्रपति, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति, और प्रणब मुखर्जी 2012 से 2017, और फिर आए हमारे कौन, एक सेकेंड, अभी फिलहाल में हैं कौन, रामनाथ कोविंद, जो देश के पहले हमारे दलित राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये हमारा राष्ट्रपति का टॉपिक था गाइस, प्रेसिडेंट का टॉपिक था। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति एक बार इस तरह से रिवाइज कर लीजिए, आपका एग्ज़ाम में काफ़ी भला हो जाएगा। तो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा हो गया, बट मुझे लगता है कि आपको इसे पढ़ना चाहिए अच्छे से। और गाइस, बाकी कोई समस्या हो, आपको किसी भी तरह की पीएससी से रिलेटेड, मुझसे संपर्क करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। और ख़ासतौर पर जिसको जी तोड़ मेहनत करना है, जिसको सिलेबस नहीं, सिर्फ सिलेबस नहीं, सिलेक्शन तक पहुंचना है, वो जुड़े हमारे साथ। और इतना ज़रूर याद रखिएगा कि ज़िंदगी में एक मौका ऐसा भी आता है जब आपको ज्ञान के लिए सिर्फ किताबों की नहीं, अनुभव की भी आवश्यकता होती है। आप याद रखिए कि हर एक व्यक्ति को ज़िंदगी में एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत होती है। आपको पता होगा कि अर्जुन जो कि कितना महान योद्धा था, मगर उसने भी अपनी ज़िंदगी में 3 गुरुओं से बहुत कुछ सीखा है। पहले गुरु उनके थे द्रोणाचार्य, जिससे उन्होंने शस्त्र चलाना सीखा। दूसरे गुरु थे उनके भीष्म, जिससे उन्होंने जीवन की शिक्षा लेनी सीखी। और तीसरे गुरु थे कृष्ण, जो युद्ध के मैदान में खड़े रहे, जिसके कारण वो युद्ध जीत पाया। ज़िंदगी में गुरु का बहुत महत्वपूर्ण रोल है, ज़िंदगी में मेंटोर होना बहुत ज़रूरी है, और आपको एक अच्छे मेंटोर की ज़रूरत होनी चाहिए। और मेंटोर कोई भी हो सकता है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि ज्ञान के लिए सिर्फ किताबें आवश्यक नहीं होती। किताबें के अलावा असली ज्ञान तो आपको अपने अनुभव से मिलता है, और अनुभव आपको जीवन से मिलता है। तो ये जो जीवन आप जी रहे हैं ना, ये जीवन दरअसल ज्ञान की कुंजी है। इससे ज्ञान निकालिए। हमें लगता है कि नॉलेज सिर्फ किताबों से मिलेगा, किताबों से सिर्फ नॉलेज नहीं मिलता, किताबों से किताबी ज्ञान मिलता है। प्रैक्टिकल नॉलेज तो आपको आपकी ज़िंदगी से मिलेगा। तो ज़िंदगी को जिए और अपने आप को एक अच्छे मेंटोर के पास लेकर के जाइए, एक अच्छे गुरु के पास लेकर के जाइए, जो आपको सही दिशा दे, और जो कड़वा बोले ताकि आपको इस बात का एहसास हो कि आप में क्या कमी है। और यही चीज़ शायद मुझसे नहीं होती कि मैं कड़वा बोलता हूँ, मैं बच्चों के हित में बोलता हूँ, मैं सिलेक्शन के लिए बात करता हूँ, आपको पल दो पल की खुशी देने के लिए बात नहीं करता। तो मेरी कड़वी बोली होती है, मगर दोस्तों एक अच्छा गुरु वही है जो आपको अनुशासित रखे। आप यकीन मानो, एक गुरु और एक शिष्य कभी दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि दोस्ती में तो ना तो आप शिक्षा हासिल कर पाएंगे, ना आप अनुशासन सीख पाएंगे। इसलिए कड़वे बोलने वाले गुरु का साथ रखिए, आपको ज़िंदगी में सफलताएं मिलेगी। थैंक यू सो मच। जय हिंद।